ओके, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हम लोग बेसिकली देख रहे थे। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन में क्या होता है? क्वेश्चंस पूछा जाता है। एग्जाम वर्ड है एग्जाम, यानी कहने का मतलब ये है कि विटनेसेस का जो टेस्टिमनी कोर्ट में होता है वो विटनेसेस स्टोरी के फॉर्म में नहीं देते हैं। ठीक है, दे डोंट गिव इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, इट इज एन एग्जामिनेशन। इन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, मींस उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही आंसर उनको देना है, नहीं तो वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे ना। एग्जामिनेशन कौन करता है? लॉयर करता है। लॉयर को एडवोकेट करता है। एडवोकेट को पता है कि कौन सा क्वेश्चन रेलेवेंट है, कौन सा क्वेश्चन इरेलेवेंट है, क्या आंसर उनको देना है, क्या नहीं देना है। अगर किसी भी विटनेस को आप बस कटघरे में खड़ा कर दें और उसके बाद बोले कि आप क्या जानते हैं इस केस के बारे में, वो तो अपना वर्जन जो है वो सुनाना शुरू कर देगा, रेलेवेंट इरेलेवेंट फैक्ट हर कुछ बताना लगेगा। तो विटनेसेस का एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ है कि एग्जामिनेशन मींस क्वेश्चन जो उनसे पूछा जाएगा उसी का आंसर देना है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, 3 तरीके का होता है। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन, 3 तरीके का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, सबसे पहला एग्जामिनेशन इन चीफ होता है जो कि वही पार्टी करता है हु हैज कॉल्ड दैट पर्सन एज अ विटनेस, है ना, इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस हिज केस, है ना, टू एलिसिट द फैक्ट विच सपोर्ट्स हिज केस, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ का स्कोप क्या होता है? केवल आप क्या पूछ सकते हैं? रेलेवेंट फैक्ट्स, ओनली रेलेवेंट फैक्ट्स कैन बी आस्क्ड। ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाता है, उसके बाद फिर आपका क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। जिस भी विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ है उसी का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। बिना एग्जामिनेशन इन चीफ हुए क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है। और क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? राइट ऑफ द एडवर्स पार्टी, राइट ऑफ द एडवर्स पार्टी। मतलब कोई भी विटनेस जिसका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ है वो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए टर्न अप नहीं करता है तो एग्जामिनेशन इन चीफ में जो भी उसने टेस्टिमनी दिया है दैट विल नॉट बी रिलायबल, है ना। दूसरे पार्टी को राइट एक्सरसाइज करने का आपको मौका देना है। अगर दूसरा पार्टी, एडवर्स पार्टी, अगर वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता है तो फिर क्या होगा? उसने जो भी एग्जामिनेशन इन चीफ में जो भी टेस्टिमनी दिया है उसको डीम कर लिया जाएगा कि ऑपोजिट पार्टी भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने जो बोला है सच बोला है। क्योंकि यही होता है ना, एग्जामिनेशन इन चीफ में जो बोला गया उसी में उसके वेरासिटी को चेक करने के लिए आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन एडवर्स पार्टी का राइट होता है और अगर एडवर्स पार्टी ने अपना राइट एक्सरसाइज नहीं किया, वेव कर दिया, तो ये मान लिया जाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ में जो भी टेस्टिमनी विटनेस ने दिया है दैट इज ट्रू। ठीक है, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी मिला था। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए हमेशा एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद अवेलेबल होना होता है विटनेस को। अगर विटनेस नहीं टर्न अप करता है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, आपका फिर वो टेस्टिमनी रिलाई नहीं किया जाएगा। दूसरे पार्टी ने नहीं क्रॉस एग्जामिनेशन किया राइट होने के बावजूद भी, तो आपने जो एग्जामिनेशन चीफ में बोला है वो बातों पर रिलाई किया जाएगा। और अगर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो क्रॉस एग्जामिनेशन से तो आपका वेरासिटी चेक होगा कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। तो वहां पे अब कोर्ट कंसीडर करेगा कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। अगर सच बोल रहे होंगे क्रॉस के बाद तो आपके टेस्टिमनी को रिलाई किया जाएगा, नहीं तो नहीं रिलाई किया जाएगा। ठीक है, और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी मैटर्स रेज हुए हैं उनको अगर फिर से जिसने एग्जामिनेशन इन चीफ किया था उसको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए वो क्या करेगा? री एग्जामिनेशन। इसमें एक्सप्लेनेशन कंटेंट होता है, एक्सप्लेनेशन टू द मैटर्स रेफर्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। और री एग्जामिनेशन में क्या न्यू फैक्ट इंट्रोड्यूस हो सकते हैं? वेदर न्यू फैक्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग री एग्जामिनेशन और नॉट? हाउ? व्हेन? विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट।
कोर्ट के परमिशन से। और अगर कोई न्यू फैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो फिर से उस न्यू फैक्ट पर क्रॉस एग्जामिनेशन परमिट किया जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन विल बी परमिटेड। ठीक है, यानी अगर आपने अपने पार्टी का एग्जामिनेशन इन चीफ किया या री एग्जामिनेशन किया और उनमें जो भी फैक्ट्स आए उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट हमेशा एडवर्स पार्टी के पास मौजूद रहेगा। इज दिस क्लियर? अब आपके जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सबसे ज्यादा रूल्स दिए गए हैं वो रूल्स दिए गए हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई भी विटनेस का क्रेडिट चेक भी किया जा सकता है ना, उसके क्रेडिबिलिटी को चैलेंज भी किया जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो उसके क्रेडिबिलिटी को जब आप चेक कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं तो उसमें कोई अपने पावर को ट्रांसग्रेस ना कर दे, पावर को अब्यूज ना कर दे, विटनेसेस को ह्यूमिलिएट ना कर दे, इसीलिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं कि उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि अगर विटनेसेस को ह्यूमिलिएट अगर कोई रूल्स नहीं रहेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है, आप वेरासिटी चेक करते हैं, क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, आप उससे कोई भी स्कैंडलस क्वेश्चन, इंडिसेंट क्वेश्चन, ह्यूमिलिएटिंग क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे सिचुएशन में कोई भी पर्सन विटनेस बनने के लिए कभी टर्न अप करेगा? कभी नहीं करेगा। तो दैट इज वाई क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एक रूल बनाया गया है, सर्टेन सेफगार्ड्स बनाए गए हैं, उसके विद इन ही क्रॉस एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट करना है। ठीक है, अब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है, हम लोग को मेनली क्रॉस एग्जामिनेशन ही पढ़ना था, उससे पहले का पार्ट हम लोग देख चुके थे, लीडिंग क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन में व्हाट क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, ये हम लोग देख रहे थे। व्हाट क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस क्या होता है? टू टेस्ट द वेरासिटी, टू टेस्ट द ट्रूथफुलनेस, टू सेक द क्रेडिबिलिटी of the witness of the opposite party and to elicit a fact from the witness in favor of your own। क्रॉस एग्जामिनेशन का यही पर्पस होता है कि आप उससे कोई ऐसा बात बुलवा दें जो आपके पक्ष में आ जाए। यही पर्पस होता है ना क्रॉस एग्जामिनेशन का, कि वो विटनेस से आप कुछ ऐसा उगलवा दें जो कि आपके फेवर में वो एविडेंस की तरह काम करे। तो मेन 3 पर्पस होता है, ट्रूथफुलनेस चेक करना, दूसरा पर्सन उसके क्रेडिबिलिटी को चेक करना, और तीसरा उससे कोई ऐसा फैक्ट उससे इलिसिट कर लेना जो कि आपके फेवर में हो। ठीक है, यही 3 पर्पस होता है मेनली क्रॉस एग्जामिनेशन का। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड। ठीक है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या लीडिंग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है? लीडिंग क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। क्या किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन है लीडिंग क्वेश्चन पे कि आप ऐसा ही लीडिंग क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं। लेकिन वहीं अगर लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछना हो तो उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं ना। क्यों? लीडिंग क्वेश्चंस एग्जामिनेशन इन चीफ में जो पूछे जाते हैं उस पर ही रेस्ट्रिक्शन बना हुआ है। क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त लीडिंग क्वेश्चंस कब और कैसे पूछना है, इस पर रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन? ठीक है, तो रीजन क्या है? व्हाट आर द रीजंस? Okay, yes. This is the main reason. The reason is whenever witness gives a testimony before the court evaluate the way the witness is testifying. What is his demeanor? Whether he is telling truth or lie, a court can infer only when the witnesses explain their statement.
but leading questions are of the nature which is where the answer is suggested in the question itself. क्वेश्चन में ही आंसर सजेस्टेड है कि weren't you present at this place, are you not employed in this organization, you the only scope to answer is either yes or either no. And when a witness says yes or no, जब yes or no बोलते हैं तो उसमें आप उसके डेमेनर को चेक नहीं कर सकते हैं. इट विल बी वेरी इजी फॉर अ पार्टी टू कॉन्कॉक्ट हिज केस थ्रू हिज विटनेस. कि विटनेस के थ्रू वो फॉल्स कोर्ट में बुलवाए. बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि विटनेस को बस यस और नो बोलना है. अगर उसको एक्सप्लेन करना हो तो मे बी वो अगर झूठ बोल रहा हो तो कहीं पे फंबल कर सकता है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स बोल सकता है. ठीक है. जैसे अगर आपसे कोर्ट में मैंने पूछा, इफ आई एम द एडवोकेट, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ आर यू अवेयर दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड दिस ऑफेंस, वेदर दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन. दिस इज नॉट अ लीडिंग क्वेश्चन. ही विल हैव टू एक्सप्लेन कि मैं उस दिन यहां मौजूद था, मुझे इसके थ्रू इंफॉर्मेशन मिला. वो एक्सप्लेन करेगा चीजों को. तो उसमें आप पकड़ सकते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. देयर इज स्कोप. बट व्हेन आई से वेरंट यू प्रेजेंट एट द क्राइम सीन, ठीक है, ही विल से यस. ही विल नॉट एक्सप्लेन इट. So this is the reason why leading questions are not permitted generally during examination in chief. But examination in chief में भी leading question पूछा जा सकता है कुछ circumstances में. कब? जब opposite party ने object नहीं किया हो. दूसरा, अगर opposite party ने object किया हो but court ने permission दे दिया हो. कोर्ट जो परमिशन देगा वो कैसे लीडिंग क्वेश्चन पूछने को देगा? जो इंट्रोडक्टरी नेचर के हो, अनडिस्प्यूटेड हो और ऑलरेडी प्रूवन हो. ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन में एग्जामिनेशन इन चीफ में भी आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट उसका स्कोप रेस्ट्रिक्टिव है. लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डिस्प्यूटेड फैक्ट्स पे ही मेन लीडिंग क्वेश्चंस पूछा जाता है ना. ओके. और लीडिंग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है ना, टू चेक द वेरासिटी ऑफ द विटनेस. और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है टू टेस्ट हिज वेरासिटी? To know with his position in life, and to shake the credit of witness. By injuring his character. यही मेन क्रॉस एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हम लोग. लीडिंग क्वेश्चन कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 147 146 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. सब सेक्शन 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया गया है लीडिंग क्वेश्चन आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं. 3 में या 2 में है? सब सेक्शन 4 में. ओके. सेक्शन 146 सब सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं. और ये 3 तरीके के क्वेश्चन आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं. ये किस सेक्शन में बताया हुआ है? सेक्शन 149 भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ठीक है. लीडिंग क्वेश्चन के बारे में तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. टू टेस्ट हिज वेरासिटी, इसमें बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? ऑनेस्टी चेक करने का, इंटीग्रिटी चेक करने के लिए, विटनेस का ट्रूथफुलनेस को चेक करने के लिए, है ना. वेदर द विटनेस इज बायस्ड और नॉट, ये सब चेक करने के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं टू टेस्ट हिज वेरासिटी. वेरासिटी चेक करने का मतलब क्या हुआ? उसका ऑनेस्टी, बायसनेस, क्रेडिबिलिटी या ऑनेस्टी, बायसनेस, ट्रूथफुलनेस, ये सब चेक करने के लिए आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दूसरा, टू नो हिज पोजीशन इन लाइफ, व्हाट ही डज, वेयर ही लिव्स, व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, हाउ ही इज रिलेटेड टू द पार्टी, है ना, इधर द अक्यूज्ड और इधर द विक्टिम. ये सब पूछा जाता है. क्यों पूछा जाता है? व्हाई?
Why it is necessary to know his position in life? To differentiate between genuine witness and professional witness. To know whether the witness is genuine or not. That is why you ask the question about his position in life. अब तुम विटनेस बन के आए, अब कोई पार्टी तो विटनेस खरीद भी सकता है ना, उसको तो सब कुछ बता दिया, ये तुमको बोलना है। ऐसे बहुत सारे विटनेस मिल भी जाते हैं आपको, और उसको कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया। अब उससे अगर उसके लाइफ में क्या पोजीशन है, कैसे वो रिलेटेड है पार्टी से, ये सब नहीं पूछेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा वो जेन्युइन विटनेस है कि नहीं? वो तो कोई फेक विटनेस भी हो सकता है। इट कैन बी अ प्रोफेशनल विटनेस, राइट, पेड विटनेस। So that is why it is necessary to know his position in life, what he does, where he lives, how he is related to a party in order to check his genuineness. That is why ऐसा भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जो उसको ये एक्सप्लेन करने के लिए मजबूर करे कि उसके लाइफ में क्या पोजीशन है, क्या वो कर रहा है, क्या वो नहीं कर रहा है। वो डिनाई नहीं कर सकता आंसर देना ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि उसके जेन्युइननेस को चेक करने के लिए सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, to seek the credit of witness by injuring his character. The ultimate purpose of cross examination is to weaken the case of opposition, to destroy the testimony of the witnesses of the opposition. एडवर्स पार्टी का जो विटनेस का टेस्टिमनी है उसको डिस्ट्रॉय करना, वीकेंड करना, और इसको करने का सबसे आसान सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? आप उसके क्रेडिबिलिटी को ही चेक कर दीजिए कि ये पर्सन झूठा है, मक्कार है ना, कि दिस पर्सन इज अ टेंटेड पर्सन, ठीक है। और ये आप कैसे करते हैं, क्रेडिट चेक कैसे करते हैं? बाई इंजरिंग द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, राइट। और नेक्स्ट यहां पे 149 में इसके एक्सप्लेनेशन में यह भी बताया गया है कि अगर आप किसी के क्रेडिट को चेक कर रहे हैं तो आप उससे इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इंक्रिमिनेटिंग नेचर के क्वेश्चंस भी आप उससे पूछ सकते हैं उसके क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए। इंक्रिमिनेटिंग नेचर का क्वेश्चन क्या हुआ कि ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर उसको खुद क्रिमिनेट कर दे और मे लैंड हिम इन ट्रबल, मे एक्सपोज हिम टू एनी पेनल्टी और फॉरफीचर, मे एक्सपोज हिम टू एनी क्रिमिनल चार्ज, ऐसा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो ये तो हुआ कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन का आंसर अक्यूज्ड देने के लिए बाउंड है कि नहीं है, वेदर द अक्यूज्ड इज बाउंड टू आंसर दीज क्वेश्चंस और नॉट, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन जो आपका है सेक्शन 150 बताता है कि अगर उससे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो उससे क्वेश्चन लॉफुल, व्हाटएवर क्वेश्चन इज लॉफुल टू बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया है किसी विटनेस से, तो इफ द क्वेश्चन इज रेलेवेंट क्वेश्चन, if the question is relevant, then section 137 apply. section 150 यही बोलता है, देखते रहिए बेयर एक्ट, कि अगर वो क्वेश्चन रेलेवेंट है तो सेक्शन 137 अप्लाई करेगा। और सेक्शन 137 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्या बोलता है कि अगर वो क्वेश्चन का आंसर इंक्रिमिनेटिंग नेचर का भी हो तो वो आंसर देने के लिए विटनेस को कंपेल किया जा सकता है। विटनेस विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग द क्वेश्चन विच इज ऑफ इंक्रिमिनेटिंग नेचर, ही विल हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन, बट व्हेन ही विल हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन, व्हेन दोज क्वेश्चंस आर रेलेवेंट क्वेश्चन, यानी 137 विल अप्लाई ओनली व्हेन द क्वेश्चंस आर रेलेवेंट, समझ रहे हो। इफ द क्वेश्चंस आर इररेलेवेंट तो क्या होगा, तो उसके लिए सेक्शन 151 है। इफ द क्वेश्चंस आर नॉट रेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट क्वेश्चंस, तो वहां पे विटनेस कैन बी कंपेल्ड टू आंसर और नॉट, दिस विल डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ऐसा नहीं है कि जो रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है उसको आंसर देने के लिए वो बाउंड नहीं है, उसको आंसर देने के लिए भी वो बाउंड हो सकता है, बट इट विल डिपेंड ऑन द
डिस्क्रीशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के डिस्क्रीशन पे ये अल्टीमेटली डिपेंड करेगा। ठीक है, कि रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है तो क्या उसका आंसर उसको देना चाहिए कि नहीं। अब कोर्ट अपना डिस्क्रिशन कैसे एक्सरसाइज करेगा? कोर्ट अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करने में देखेगा कि वो क्वेश्चन जो रेलेवेंट नहीं है, क्या वो प्रॉपर क्वेश्चन है या क्या वो इम्प्रॉपर क्वेश्चन है। अगर वो प्रॉपर क्वेश्चन है तो कोर्ट में कंपेल हिम टू आंसर, विटनेस may be compelled to answer. If that question is proper. If that question is improper, then court will exercise his discretion by not allowing the witness to answer such question. Are you getting it? कि अगर वो proper question है तो court compel कर सकता है even though the question is not relevant. Now the question arises, what is proper question? Proper question हम किसे कहेंगे? तो प्रॉपर क्वेश्चन हम उन तरीके के क्वेश्चंस को कहेंगे which the answer to which will seriously affect the opinion of the court and will seriously affect the credibility of the witness. ठीक है, कि कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करेगा विटनेस का, या कोर्ट के ओपिनियन को अफेक्ट कर सकता है। राइट जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पहले कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है अक्यूज्ड है पॉक्सो एक्ट के अंदर, ठीक है, किसी चाइल्ड के सेक्सुअल अब्यूज के लिए उसको पॉक्सो एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट किया गया है। उसके तरफ से कोई विटनेस आ रहा है जो कि मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर रहा है इन रेस्पेक्ट टू सेक्सुअल अब्यूज ऑफ माइनर चिल्ड्रन, मींस दैट पर्सन इज अ नोन पीडोफाइल। अब वो विटनेस पहले सेक्सुअल अब्यूसेस में इन्वॉल्व रहा है चिल्ड्रन के, नोन पीडोफाइल है, क्या वो इस केस से रेलेवेंट है? रेलेवेंट तो नहीं है, इट्स नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन। बट वेदर he being a habitual sexual offender will affect the credibility of the witness or not in this case where the person is being prosecuted for sexual abuse of minor children, it will affect the credibility, so that question will be considered as proper question और यहां पर कंपेल कोर्ट कर सकता है आंसर देने के लिए। इम्प्रॉपर क्वेश्चन क्या हुआ? इम्प्रॉपर क्वेश्चन वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि टू रिमोट होते हैं, टू रिमोट इन रिलेशन टू द क्वेश्चन आस्क्ड। जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे वो काफी रिमोट होते हैं, मतलब अगर उसका आंसर जो है वो दूर दूर तक जो है क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोर्ट के ओपिनियन को शेक नहीं करेगा, या फिर स्लाइटली वो क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है ना, इफेक्टिवली नहीं। जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन, आज कोई पर्टिकुलर पर्सन का कोई किसी के ऊपर मर्डर का आरोप लगा है, ठीक है, वो विटनेस बना के जिस पर्सन को लाता है जो कि और आज जो विटनेस आ रहा है कोर्ट में, ही इज 60 years old एंड व्हेन ही वाज इन 20s ही वाज अ हैबिचुअल ऑफेंडर, ठीक है, उसने काफी सारे मर्डर्स अपने 20s में किए थे, ठीक है, बट आफ्टर दैट ही बिकेम अ सोशल पर्सन, उसको जेल हुआ, कन्विक्शन हुआ और बाद में वो सोशल पर्सन बन गया और पिछले 25 साल से उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, 25-30 सालों से कोई क्रिमिनल केस नहीं है। सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड हिम एज अ सिविलाइज्ड पर्सन, ही इज डूइंग मेनी एक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। अब उसका 30 साल पहले कोई कन्विक्शन हुआ था, वो बहुत ज्यादा रिमोट हो गया, है ना। इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड वेदर यू आर नॉट convicted in this murder case, now that question is too remote because that question arose 30 years earlier and after that that person has not had any single case against him, any single FIR or complaint against him. Now that question is too remote, that will be improper question. और improper question क्या हो सकता है? अगर जो question पूछा गया उसका आंसर disproportionate है to the fact in issue, जो fact in issue अभी केस कोर्ट के सामने है उससे वो क्वेश्चन का आंसर काफी डिस्प्रोपोर्शनेट है। अब जैसे मान के चलो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है और कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है मर्डर के लिए कन्विक्ट हुआ था आज से 4 या 5 साल पहले,
है ना? या आज से 3 या 4 साल पहले कोई पर्सन थेफ्ट के लिए कन्विक्ट हुआ था और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में वो विटनेस बन के आ रहा है, तो इसमें उसके थेफ्ट का या मर्डर का क्या रिलेशन है? डिस्प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, मान लो कि कोई किसी के ऊपर ब्राइबरी का चार्ज लगा है और कोई पर्सन जो है ब्राइबरी के चार्ज पे ही उसी ऑफिस से निकाला गया है, तो वो प्रोपोर्शनेट हो सकता है, दैट में बी प्रोपोर्शनेट, कि आप क्या ब्राइबरी के चार्ज पे ऑफिस से डिस्चार्ज नहीं किए गए हैं, दैट में बी प्रोपोर्शनेट। बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में कोई थेफ्ट के लिए कन्विक्ट हुआ था, कोई मर्डर के लिए कन्विक्ट हुआ था, दैट इज डिसप्रोपोर्शनेट, तो वो भी आपका इम्प्रॉपर क्वेश्चन होता है। तो कोर्ट अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा वेदर द क्वेश्चन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इफ द क्वेश्चन इज प्रॉपर, विटनेस मे बी कंपेल्ड टू आंसर, इम्प्रॉपर तो वहां पे कोर्ट विटनेस को आंसर देने के लिए कंपेल नहीं करेगा। बट इस केस में, इस सेक्शन में, विटनेस को अगर कोर्ट कभी कंपेल भी कर रहा है आंसर देने के लिए, तो वो विटनेस को बोलेगा कि इफ यू वांट यू मे अवॉइड आंसरिंग दैट क्वेश्चन। बट अगर विटनेस इस सेक्शन में किसी प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर देने से मना करता है, अवॉइड करता है, तो कोर्ट विल ड्रॉ एन इन्फ्रेंस अगेंस्ट हिम कि आंसर टू सच क्वेश्चन मस्ट बी डिसफेवरेबल टू दैट पर्टिकुलर विटनेस। ओके, इज दिस क्लियर? तो ये स्कोप है आपके सेक्शन 151 का। तो देखो सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। 149 में क्या देखें कि क्या क्वेश्चन आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, फिर 150 बोलता है कि क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए क्या उसके लिए विटनेसेस को कंपेल कर सकते हैं आंसर करने के लिए। तो 150 क्या बताता है? कर सकते हैं। कब? रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो रेलेवेंट क्वेश्चन होगा तो सेक्शन 137 विल अप्लाई, मतलब इनक्रिमिनेटिंग नेचर का भी आंसर होगा तो ही विल हैव टू आंसर। बट व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट रेलेवेंट, तो क्या विटनेस कंप्लीटली उसको आंसर करने से बच जाता है? वहां क्या होगा? कोर्ट का डिस्क्रिशन अप्लाई होगा। कोर्ट अपना डिस्क्रिशन कैसे अप्लाई करेगा? कोर्ट ये कंसीडर करेगा वेदर द क्वेश्चन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर क्वेश्चन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर क्वेश्चन के लिए कंपेल किया जाएगा आंसर करने को, और उसका आंसर अगर विटनेस नहीं देता है तो कोर्ट विल ड्रॉ एन इन्फरेंस अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट एक इन्फरेंस ड्रॉ कर लेगा कि जरूर इस क्वेश्चन का आंसर इसके लिए अगेंस्ट, इससे इसके लिए डिसफेवरेबल होता है, इसीलिए इसने आंसर नहीं दिया। ठीक है, ठीक है, कि क्वेश्चन का आंसर जो है इट विल बी टू रिमोट इन टाइम टू अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस टू, और टू अफेक्ट द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। बहुत रिमोट है ना? इसका एग्जांपल दिए कि कोई बहुत ही 30 साल पहले किसी का कोई कन्विक्शन हुआ हो, उससे रिलेटेड आज के किसी केस में आप क्वेश्चन कर दे, अगर वो विटनेस बन के आया, तो दैट इज टू रिमोट इन टाइम टू अफेक्ट हिज क्रेडिबिलिटी। 30 साल एनफ होता है टू रिस्टोर वंस क्रेडिबिलिटी। ओके, डिसप्रोपोर्शनेट अगर है तो, है ना, अगर क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज डिसप्रोपोर्शनेट विथ रिस्पेक्ट टू जो भी फैक्ट इन इशू है ना, कि आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस है, मर्डर केस का, रेप का कन्विक्शन का आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज डिसप्रोपोर्शनेट। 151 में हम लोग क्या देखे, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? नॉट रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? और नॉट रेलेवेंट क्वेश्चन में कोर्ट अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। प्रॉपर है तो विटनेस को आंसर देना होगा। अब सेक्शन 152 क्या बताता है कि ये जो 151 में आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, ये आप कोई ना कोई रीजनेबल ग्राउंड पे ही पूछ सकते हैं। विदाउट रीजनेबल ग्राउंड यू कैन नॉट आस्क अ क्वेश्चन विच इज नॉट रेलेवेंट। अगर क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, यू कैन ओनली आस्क ऑन रीजनेबल ग्राउंड। रीजनेबल ग्राउंड यानी मतलब आपको कोई रीजनेबल बिलीव होगा कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसका पर्टिकुलर कुछ आंसर है, इसके पीछे कोई रीजनेबल ग्राउंड है। जैसे मान के चलो, इफ सिद्धांत कम्स एज अ विटनेस इन द कोर्ट, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, एंड आई आस्क हिम, अरे डोंट यू बिलोंग टू द गैंग ऑफ डकॉइट्स, है ना, आर यू नॉट हैबिचुअल ऑफेंडर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं। अब मान लो ये नहीं है तो इट विल बी ह्यूमिलिएटिंग टू हिम ना। लेकिन वही अगर मैंने कभी अखबार में इसका फोटो देखा था चेन स्नैचिंग में, ठीक है, या फिर कोर्ट में किसी और एडवोकेट ने या किसी और पर्सन ने मुझे ये बताया कि भाई ये जो पर्टिकुलर विटनेस आया है ये तो ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर है,
है ना। और उसके बाद मैंने इससे जब क्वेश्चन पूछा कि आर यू नॉट हैबिचुअल ऑफेंडर, अब मेरे पास एक रीजनेबल ग्राउंड है क्वेश्चन पूछने को, क्योंकि किसी और ने इसके बारे में मुझे इन्फॉर्म किया। बट किसी ने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, बस हम बकवास करने के लिए रेलेवेंट इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कोर्ट विल not allow such question to be asked. If you are asking not a relevant question, there must be reasonable ground. और अगर आपने क्वेश्चन पूछा विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, तो फिर उसके बाद कोर्ट विल रिपोर्ट इट टू हाई कोर्ट और द बार काउंसिल to which a person is subjected in his प्रोफेशन, है ना। या तो हाई कोर्ट को आप रिपोर्ट भेजेंगे या बार काउंसिल, और उसके बाद बार काउंसिल या हाई कोर्ट जो है नेसेसरी जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है लेना होगा लेगा, सस्पेंड करेगा आपको या कोई फाइन इंपोज करेगा। कि उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, उसको पहले से कहीं से इंफॉर्मेशन होना चाहिए, न्यूज़पेपर से हुआ हो, किसी और पर्सन से हुआ हो, सोशल मीडिया पे हुआ हो, है ना। उसके पास कोई ना कोई रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए उस इरेलेवेंट क्वेश्चन को पूछने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन बताता है अगर इरेलेवेंट पूछा गया तो क्या होगा। ठीक है, या तो हाई कोर्ट को और एनी अदर अथॉरिटी टू विच द एडवोकेट इज सब्जेक्ट टू इन एक्सरसाइज ऑफ हिज प्रोफेशन, यानी बार काउंसिल को। ठीक है, इनको आप कंप्लेन करेंगे। तो ये समझ रहे हो, तो ये सारा कुछ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। 149 से लेके 153 तक बहुत इजी भी है याद करना। ठीक है, स्टोरी की तरह है, कनेक्टेड है। क्या क्वेश्चन है जो लॉफुल है क्रॉस एग्जामिनेशन में, क्या विटनेस कंपेल किया जा सकता है तो यस किया जा सकता है, रेलेवेंट है तो, इरेलेवेंट है तो कंपेल नहीं कर सकते हैं जनरली, लेकिन कोर्ट को अगर लगता है कि वहां पे वो इरेलेवेंट क्वेश्चन प्रॉपर है तो कोर्ट उसको कंपेल कर सकता है आंसर देने के लिए, और अगर वो आंसर नहीं देगा तो कोर्ट उसके अगेंस्ट इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है। बट ये इरेलेवेंट क्वेश्चन भी जो आप पूछेंगे एक रीजनेबल ग्राउंड पे पूछेंगे, रीजनेबल ग्राउंड पे नहीं पूछेंगे तो रिपोर्ट किया जाएगा उस एडवोकेट को टू द हाई कोर्ट और टू द बार काउंसिल। कनेक्टेड है, 2-3 लाइन में आप इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और रूल्स क्रॉस एग्जामिनेशन से दिया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, 154 ना, इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन, राइट। ये पहले 151 में था इंडियन एविडेंस एक्ट में। इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन क्या होता है, वो डिपेंड करता है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे। ठीक है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे। जनरली इनडिसेंट नेचर का क्वेश्चन क्या हो सकता है, मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी ने बोला कि अरेंट यू हैविंग एन अफेयर विद दिस पर्टिकुलर वुमन, और यू आर नॉट हैविंग एन अफेयर विद दिस मैन। ठीक है, अरेंट यू अ वुमेनाइजर। ठीक है, मतलब कोई इनडिसेंट या स्कैंडलस क्वेश्चन जो किसी पर्सन के चैस्टिटी को अफेक्ट करता हो, आप नहीं पूछ सकते। इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन तभी पूछा जा सकता है व्हेन इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू। ठीक है, जब इंडिसेंट या स्कैंडलस क्वेश्चन फैक्ट इन इशू है या फिर फैक्ट से अपीयर हो रहा है कि नहीं, इसका आंसर नेसेसरी है देना, राइट तभी आप वहां पे इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। अदरवाइज यू कैन नॉट आस्क। लाइक इफ somebody is a witness and that witness is a married man, ठीक है, और मान के चलो विटनेस है, जो विटनेस है वो समहाउ किसी और सिटी में गया था, मे बी लाइक ही वेंट टू कोलकाता, है ना, वेयर ही वांटेड टू मीट हिज पैरामोर। ठीक है, और वहां पर उसने कुछ विटनेस किया, है ना, किसी और पर्सन जो कि अक्यूज्ड है उसके बिहाफ पे टेस्टिफाई कर रहा है, ये तो मुझे कोलकाता में मिला था उस दिन, है ना, उसके ऊपर आरोप लगाया कि उसने पटना में ऑफेंस किया है। अब बोल रहे हैं कि नहीं ये मुझे उस दिन कोलकाता में मिला था। अब एडवोकेट को ये बात पता है कि ये मैरिड मैन जो है इसका किसी वुमेन के साथ अफेयर चल रहा है और ये इसी पर्पस के लिए वहां गया था। अब उससे उसके पर्सनल रिलेशन के बारे में
आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, वो इंडिसेंट या स्कैंडलस हो जाएगा। ठीक है, वो इस केस के फैक्ट से रिलेटेड भी नहीं है, वो किससे मिलने गया, क्यों मिलने गया, उससे आपको क्या लेना देना। ठीक है, वो वहां पे अक्यूज्ड से मिला, वो उस बात को टेस्टिफाई कर रहा है, तो आपको बस ये प्रूव करना है कि वो विटनेस भी सही में कोलकाता मौजूद था कि नहीं। आपको ये थोड़ी प्रूव करना है कि वो किससे मिलने गया किससे नहीं। अक्यूज्ड का आप पूछ, मे बी अक्यूज्ड के बारे में पूछ सकते हैं, वो किससे मिलने गया किससे नहीं मिला, विटनेस से क्यों आप पूछेंगे। और विटनेस पे अगर आप ऐसा कोई एलिगेशंस लगा रहे हैं, हो सकता है आपको कहीं से इंफॉर्मेशन टिप मिला हुआ, तो वैसे क्वेश्चन इंडिसेंट और स्कैंडलस भी हो सकते हैं। तो इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं जब तक कि वो केस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ो उसको। ठीक है, अनलेस दैट इज फैक्ट इन इशू और इट हैव सम बियरिंग ऑन द फैक्ट ऑफ द केस, है ना। कि मान लो अक्यूज्ड जो है, ठीक है, और जो विटनेस है, वो दोनों मान लो किसी पर्टिकुलर वुमेन के पास गया था, दोनों लोग। ठीक है, तो यहां पे क्या हो सकता है, उसका भी वहां मिलना मस्ट हैव सम बियरिंग ऑन द फैक्ट ऑफ द केस। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में पूछ सकते हैं, या फिर जहां पे वो खुद फैक्ट इन इशू है, किसी वुमेन को मेंटेनेंस देने से हस्बैंड ने मना कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ अनचास्टिटी, तो यहाँ पे उस वुमेन का किसी के साथ अफेयर रहा है नहीं रहा है, दैट इज अ फैक्ट इन इशू इन द केस। तो वैसे सिचुएशन में आप इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट जनरली आप नहीं पूछ सकते। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 155, जो बोलता है क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय। कोई भी क्वेश्चन जो कि किसी विटनेस को बस इंसल्ट और अनॉय करने के लिए पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन को अलाउ नहीं किया जाएगा। कि विटनेस को क्योंकि देखिए होता क्या है, आप इंसल्ट और अनॉय क्यों करते हैं विटनेस को, ताकि वो थोड़ा घबरा जाए। घबरा जाए तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आप उससे कोई ऐसा आंसर करवा लें जो आपके फेवर में आ जाए। तो आप कोशिश करते हैं उसको इंसल्ट और अनॉय करने का, ताकि वो थोड़ा नर्वस हो जाए। आपने बोला नहा के नहीं आए हो क्या, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, अनॉय कर रहे हैं ना उसको, कि बाल नहीं झाड़े हो, कोर्ट में ये कपड़ा पहन के आ गए हो, यही कपड़ा है तुम्हारे पास बस, कितने दिन से नहीं धुले हो। ये सब क्वेश्चन का क्या लेना देना है केस से। दिस क्वेश्चन आर मियरली टू इंसल्ट और अनॉय द विटनेस, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो क्या नेक्स्ट सेक्शन पे, नेक्स्ट सेक्शन भी कनेक्टेड है पहले वाले सेक्शन से। सेक्शन 153 क्या बोलता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त क्या आप विटनेस से उसके क्रेडिट को शेक करने वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं ना, ये तो क्लियरली बताया हुआ है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है टू शेक क्रेडिट ऑफ विटनेस, and witness has replied to such question, replied or answered such question। अब विटनेस ने जो कोई क्वेश्चन जो विटनेस के क्रेडिबिलिटी को शेक करे, ऐसा क्वेश्चन आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। बट अगर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर विटनेस ने दिया है, तो उस पर आप उसको फर्दर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो झूठ भी बोल रहा है, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बट इन केस इफ ही गिव्स फॉल्स आंसर, परज्यूरी के लिए आप उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। परज्यूरी, फॉल्स एविडेंस कोर्ट में देने के लिए उसके ऊपर आप प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस सेक्शन का यही पर्पज है। ये सेक्शन क्या बताता है, विटनेस के क्रेडिबिलिटी को चेक करने वाला क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं, उसके कैरेक्टर को आप इंजर करने वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस पर अगर उसने कोई आंसर दिया, तो अब आप उस पर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। आप रैदर, अगर वो फॉल्स आंसर दे रहा है, आप परज्यूरी के लिए उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों किसी विटनेस ने कोई आंसर दिया, उस पर उसको फर्दर कॉन्ट्राडिक्ट आप क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इसके पीछे रीजन ये हो सकता है
कि विटनेस का क्रेडिबिलिटी अभी के केस को डिसाइड करने के लिए ज्यादा महत्व नहीं रखता है। ठीक है, कोर्ट का मेन कंसर्न होना चाहिए प्रेजेंट केस, करंट केस। ठीक है, समझो इस चीज को। अभी जो केस है उसको रिजॉल्व करना, जो कोर्ट के सामने पेंडिंग है, वो मेन इशू है। अगर विटनेस ने कुछ रिप्लाई किया, ठीक है, अब उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आप फिर से कोई एविडेंस दे रहे हैं, तो अब कोर्ट का ध्यान शिफ्ट हो जाएगा उस विटनेस के टेस्टिमनी पे, वो क्या कॉन्ट्राडिक्शन, कि वो सच बोला झूठ बोला, फिर उस पर आप कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए आप एविडेंस दे रहे हैं, फिर वो अपने तरफ से एविडेंस दे रहा है कि भाई नहीं मैंने जो बोला वो सच बोला। तो कोर्ट का ध्यान जो है केस से भटक के दूसरे केस के तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए यहां पे नियम बता दिया गया है। उसने जो आंसर दे दिया उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर वो फॉल्स है, अगर वो फॉल्स है तो आप उस पर परज्यूरी का केस कीजिए और उस विटनेस का टेस्टिमनी कोर्ट रिकॉर्ड नहीं करेगा। उस पर अब आगे मैटर को मत बढ़ाइए, उस पर अब फर्दर कॉन्ट्राडिक्शन अब मत कीजिए। ठीक है, राइट। जैसे अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से पूछा गया कि क्या तुमने ब्राइबरी के केस में, वो विटनेस बन के आया है, उससे अगर पूछा गया कि हैव यू नॉट बीन सस्पेंडेड फॉर ब्राइबरी 3 times in past 2 years, है ना, हैव यू नॉट बीन सस्पेंडेड, उसने आंसर दिया नो। अब आपके पास एविडेंस है कि वो सस्पेंड हुआ था, आप वो एविडेंस नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसने आंसर एक बार कर दिया तो आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। बट अगर उसने झूठ बोला है तो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के लिए, गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए आप उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सकते हैं। फॉल्स एविडेंस देना एक ऑफेंस है, भारतीय न्याय संहिता में भी, आईपीसी में भी था, 191 192 के अराउंड आईपीसी में था, बीएनएस में देख लेना। तो ये समझिए इसका पर्पस क्या है, क्योंकि विटनेस अब जो आंसर दे रहा है उसके क्रेडिट को शेक करने वाले क्वेश्चन का, अब उस पर आप कॉन्ट्राडिक्शन पे कॉन्ट्राडिक्शन अगर करने जाएंगे तो कोर्ट का जो फोकस है वो करंट केस से शिफ्ट होकर दूसरे केस पे चल जाएगा। इसलिए उस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए सीधा बोला है कि आप उसके अगेंस्ट परज्यूरी का केस इनिशिएट कर दीजिए। आई थिंक दिस मच इज दिस कॉजेस एनफ डिटरेंस कि आप कोर्ट में झूठ ना बोले। समझ रहे हो? लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ दो तीन एक्सेप्शंस हैं, जिसमें कि विटनेस के क्रेडिट को शेक करने वाला क्वेश्चन अगर पूछा गया और उसके रिप्लाई में उसने जो आंसर दिया, अगर वो आंसर ट्रू नहीं है तो आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में। वो एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। एक्सेप्शंस जहां पे उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुमको 2 साल की सजा नहीं हुई थी इस चोरी के केस में, क्या तुमको 10 साल का सजा नहीं हुआ था इस मर्डर के केस में, उसने बोला नहीं हुआ था, तो यहां पर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आप एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, वाई, क्यों आप यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एविडेंस दे सकते हैं? क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन इजीली प्रूव हो सकता है। पहले का कोर्ट का जजमेंट लाके दिखा दो, लेकिन कोई और तरीके से अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहें तो उस पर तो वो भी चैलेंज करेगा कि नहीं वो झूठ बोल रहा है। अब कोर्ट का पहले से कन्विक्शन ऑर्डर है, वो तो झूठा नहीं होगा ना कभी। समझ रहे हो? तो प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछकर किसी भी विटनेस के क्रेडिबिलिटी को शेक किया गया है और उसने आंसर में अगर झूठ बोला है तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। इफ द क्वेश्चन विच इज इंटेंडेड टू शेक द क्रेडिट ऑफ विटनेस अफेक्ट्स हिज इम्पार्शियलिटी और बायसनेस, कि वो इम्पार्शियल है या बायस्ड है किसी पार्टी के तरफ, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें भी अगर उसने कोई आंसर दिया है तो उस पर भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो मेरे और सिद्धांत के बीच में कोई केस चल रहा है, ठीक है, जिसमें कि मैंने इसके ऊपर आरोप लगाया है ग्रीवियस हर्ट का, कि इसने मुझे ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, मारा पीटा है, असॉल्ट किया है। ठीक है, और उसके लिए मैं विटनेस बना के, मान के चलो आदित्य को मैं विटनेस बना के ले के जाता हूं अपने साइड से। अब उससे क्वेश्चन किया गया, क्या क्वेश्चन किया गया कि क्या आपके फैमिली का इसके फैमिली से दुश्मनी नहीं है, क्या आप मेरे तरफ से विटनेस बन के गए हैं,
क्या आपकी फैमिली की दुश्मनी अक्यूज से नहीं है? ये क्वेश्चन क्या है, उसके इम्पार्शियलिटी को चेक कर रहा है, क्योंकि इससे दुश्मनी अगर है तो हो सकता है, इससे दुश्मनी है तो बदला लेने के लिए ये मेरे फेवर में विटनेस बन के आया हो। तो इससे पूछा गया क्या आपकी फैमिली और इसके फैमिली में दुश्मनी है कि नहीं, उसने बोला नहीं, नो। अब कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है एविडेंस देकर कि इसके और उसके फैमिली के बीच में दुश्मनी है ना, कि उसके फादर और इसके फादर के बीच में भी केस था, ग्रैंडफादर और इसके ग्रैंडफादर के बीच में भी पहले से फैमिली में केस था, हमेशा ब्लड फ्यूड दोनों फैमिली में चलते रहा है, कुछ खून इधर से बहा है कुछ उधर से बहा है, ठीक है। ऐसा आप एविडेंस दे सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि वो झूठ बोल रहा है कि इस फैमिली से मेरी कोई एनिमिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, उसके इम्पार्शियलिटी और बायसनेस को चेक करेगा, जो सीरियसली अफेक्ट करेगा द आउटकम ऑफ द केस, ठीक है। तो ये दो मेन एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन है कोई? और कोई सेक्शन है? तो ही है ना, ठीक है। तो ये दो तरीके के एक्सेप्शंस आपको दिए गए हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना, ये सेक्शन का स्कोप कहां तक लिमिटेड है, कब अप्लाई करेगा? ओनली व्हेन क्वेश्चन इज इंटेंडेड टू टेक द क्रेडिट ऑफ द विटनेस। क्वेश्चन इंटेंडेड टू टेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस, उसी पर ये अप्लाई करेगा। क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस के अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उस पर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, उस पर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं विटनेस बन के गया और मैंने बोला ये अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस में, और मैंने बोला कि ये मेरे साथ जो है उस दिन दिल्ली में मौजूद था, ठीक है, बट ये मैं झूठ बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं खुद उस दिन दिल्ली में मौजूद नहीं था, मैं बैंगलोर में था। तो अब आप एविडेंस दे सकते हैं कि आप तो खुद बैंगलोर में मौजूद थे, आपने बोला कि आप उसके साथ आप दिल्ली में थे, लेकिन आप तो बैंगलोर में थे। ये एविडेंस वो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो था मेरे क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए नहीं था, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो केस से रिलेटेड था उस पर मुझसे क्वेश्चन किया गया, समझ रहे हो? तो 156 का स्कोप कहां तक लिमिटेड है ये आपको पता होना चाहिए, कि क्वेश्चन बस इस नेचर का अगर है तो उस पर अगर आंसर दिया गया तो उस पर फर्दर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, अनलेस कि इन दो एक्सेप्शन में ये केस ना फॉल कर जाए। इज दिस क्लियर? ये सेक्शन समझ में आया? क्लियर है ना? ओके। तो ये 149 से लेके 156 तक हम लोग देख रहे हैं, ये सब क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में ही बता रहा है, पूछ रहे। नेक्स्ट क्या है? 157 हॉस्टाइल विटनेस है क्या? अब क्रॉस एग्जामिनेशन का स्कोप जो है, मतलब जो क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिस्कशन था हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड अभी नेक्स्ट भी क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बोलेगा, लेकिन वो बताएगा हॉस्टाइल विटनेस के बारे में, ठीक है, तो उस पर आएंगे अभी हम लोग। तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन किया जा सकता है, क्या क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। जो क्वेश्चन किया जा सकता है उसमें कब विटनेस आंसर देने के लिए कंपेल्ड होगा, कब नहीं होगा, ये हम लोग देखें। और क्या क्या क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, इंडिसेंट स्कैंडलस नहीं कर सकते, अनॉय करने वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते, इररिलेवेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट उसका आंसर दिया जाएगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे, कि कोर्ट को वो प्रॉपर लग रहा है या इम्प्रॉपर। प्रॉपर लग रहा है तो आंसर देना होगा, ठीक है। और वो भी क्वेश्चन जो कि इररिलेवेंट क्वेश्चन है वो पूछने के लिए रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, नहीं तो आपका कंप्लेन जो है हाई कोर्ट या बार काउंसिल के पास चला जाएगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट इज 157। अभी मत पढ़ो, क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक और सेक्शन है, 158 पहले पढ़ लो। 158 इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। अब देखो ध्यान से पहले समझो इस चीज को, क्रेडिट ऑफ विटनेस, क्रेडिट ऑफ विटनेस हम लोग कब से पढ़े जा रहे हैं, फिर यहां पे फिर क्यों इम्पीच कर रहा है क्रेडिट ऑफ विटनेस? सेक्शन 158 बीएसए, ये 155 में था इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब देखो क्रेडिट ऑफ विटनेस को इम्पीच तो पहले भी किया गया है, किस सेक्शन के अंदर? हम लोग 148 पढ़े थे। कॉन्ट्राडिक्ट, जब भी विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए कि पहले इसने कुछ बोला अभी वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो उसका क्रेडिबिलिटी तो वहां भी इम्पीच हो रहा था।
हो रहा था ना 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। फिर यहां पर भी क्रेडिबिलिटी इंपीच करने का बात कर रहा है। क्यों? इससे पहले जो आप क्रेडिबिलिटी इंपीच करते थे वो डायरेक्टली आप विटनेस से क्वेश्चन करके उसके क्रेडिबिलिटी को इंपीच करते थे। इस सेक्शन के अंदर किसी भी विटनेस के क्रेडिबिलिटी को इंपीच किया जाता है बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस, कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस देके। ठीक है, पहला जो है अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, मतलब आप कोई सेपरेट विटनेस लाकर कोर्ट में यह साबित करवा रहे हैं कि वो दूसरा विटनेस जो है अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, कि मान के चलो इफ विक्रम को मैंने कोई मैं विटनेस बना के ले गया अपने साइड से, ठीक है, एंड ही इज एम्प्लॉयड अंडर सम पर्सन, किसी एडवोकेट के अंदर, किसी सीनियर के अंदर ये प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा फ्रॉड जाली काम करता है। ठीक है, और इसके बाद का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कभी यस बोलेगा कभी नो बोलेगा, बहुत ही झूठ बोलकर इधर उधर बहुत करता है। तो जिस एडवोकेट के अंदर ये प्रैक्टिस कर रहा है, ऑपोजिट पार्टी उस एडवोकेट को, अगर उससे उसका रिलेशन अच्छा है, वो उसको विटनेस बना के लेके जा सकता है, जो कि वहां पर जाके बोलेगा कि दिस पर्टिकुलर विटनेस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। और वो ऐसे ही यूं ही नहीं बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है बिकॉज ही इज वर्किंग एज अ इंटर्न अंडर हिम और वर्किंग एज अ जूनियर अंडर हिम फॉर पास्ट 2 or 3 years। तो किसी और इंडिपेंडेंट विटनेस के थ्रू दूसरे विटनेस को अनवर्दी ऑफ क्रेडिट आप कोर्ट में डिक्लेयर करा के उस विटनेस के क्रेडिबिलिटी को आप इंपीच कर सकते हैं। समझ रहे हो? पढ़ो इसको फिर से, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट वाला। ठीक है, बाई एविडेंस ऑफ एनी अदर विटनेस, जो अपने नॉलेज के बेसिस पे बताते हैं कि दिस पर्सन इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। वो आपका एम्प्लॉयर भी हो सकता है, वो आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो कि आपके बारे में पर्सनल नॉलेज रखते हो। मतलब उन लोगों को आप विटनेस बना के जाके कोर्ट में सामने वाले विटनेस को अनवर्दी ऑफ क्रेडिट डिक्लेयर करा सकते हैं। तो एक इस तरीके से क्रेडिबिलिटी इंपीच होता है। दूसरा क्या है? और उसके क्रेडिबिलिटी को इंपीच आप कर सकते हैं ये प्रूव करके कि विटनेस जो है वो ब्राइब किया हुआ है, इसको पैसे मिले हैं। ठीक है, इसको पैसे मिले हैं या इसको किसी तरीके का करप्ट इंड्यूसमेंट मिला है। ठीक है, कि मान के चलिए कोई पर्टिकुलर पर्सन विटनेस बन के गया है, अब आपके पास एक एविडेंस है कि जिस दिन वो लिस्ट ऑफ विटनेस में उसका नाम आया, उसके तुरंत बाद जो है उसके नाम पर, उस जिस पार्टी ने उसको विटनेस बनाया है उसने कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी, है ना, या उसका कोई हॉलीडे वेकेशन का पैकेज जो है खरीद दिया। राइट, मतलब किसी भी तरीके का प्रूफ। ठीक है, उस दिन के बाद उसने उसको गाड़ी गिफ्ट की है। राइट, मतलब किसी भी तरीके का आप एविडेंस दे सकते हैं कि दैट विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड और रिसीव्ड करप्ट इंड्यूसमेंट फ्रॉम एनी पार्टी। इस तरीके से भी आप क्रेडिबिलिटी को इंपीच कर सकते हैं। और तीसरा क्या है? या फिर कोई फॉर्मर इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट उसने जो दिया है, पहले उसने बोला कि उसने केवल ए को बी को मारते हुए देखा था, बाद में वो बोल रहा है उसने ए और सी दोनों को बी को मारते हुए देखा है। तो कोई फॉर्मर इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट है, उससे भी उस पर्टिकुलर पर्सन का क्रेडिबिलिटी इंपीच हो सकता है। तो देखो, क्रेडिबिलिटी इंपीच करने का बहुत तरीका है। एक तो उसके कैरेक्टर को इंजर करके आप क्रेडिबिलिटी इंपीच कर सकते हैं, तो उसके लिए रूल 149, 50, 51 में दिया हुआ है ना। इरेलेवेंट क्वेश्चन होगा तो कंपेल होगा आंसर करने के लिए, इरेलेवेंट होगा तो कोर्ट कंसीडर करेगा कि प्रॉपर क्वेश्चन है कि नहीं। उसके अलावा
क्रेडिबिलिटी इंपीच करने का ये भी तरीका है। तो ऐसा नहीं समझना कि बस इस सेक्शन के अंदर ही क्रेडिबिलिटी इंपीच होता है। ये सेक्शन कुछ स्पेसिफिक तरीके को बताता है कि किस तरीके से आप क्रेडिबिलिटी इंपीच कर सकते हैं। तो आप किसी और विटनेस को बुला के प्रूव करा सकते हैं कि दूसरा विटनेस जो है अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, और वो दूसरा विटनेस उस विटनेस के अगेंस्ट कोई स्पेशल नॉलेज, पर्सनल इंफॉर्मेशन रखता हो। दूसरा, आप ये प्रूव करके कि विटनेस जो है खरीदा हुआ है, ब्राइब्ड है, करप्ट इंड्यूसमेंट रिसीव किया है। और तीसरा, उसने कोई वो बराबर इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट देते आया है, पहले उसने कुछ बोला था, अभी वो कुछ बोल रहा है। तो ये 3 तरीके से आप जो है क्रेडिबिलिटी को इंपीच कर सकते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है।